अगर आपकी जिंदगी में कोई फरिश्ता आ जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? बहुत मजे की। जो चाहो कर लो और जिसे चाहो पालो। इस सीजन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जब एक लड़की की लाइफ में एंजल आता है और फिर उसके साथ वो सब होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। कहानी की शुरुआत में कुछ लड़कियों को एक स्टेज पर डांस करते हुए दिखाया जाता है और इस डांस को लीड करने वाली लड़की का नाम यौन है। यौन डांस करते हुए ऊपर देखती है तो कांच की लाइट टूटकर उसकी आंखों में गिर जाती है। उसी पल यौन की आंख खुल जाती है। यौन के साथ यह हादसा हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन उसे अभी भी सपनों में वो सब दिखाई देता था, क्योंकि यौन इस हादसे में अंधी हो गई थी। यौन उठकर बाथरूम जाने लगती है और तभी उसकी टक्कर एक टेबल से हो जाती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। यौन गुस्से में सभी नौकरों को बुलाती है और उनसे पूछती है, ये टेबल यहाँ किसने रखी है? उसी वक्त यौन का पर्सनल सेक्रेटरी वहाँ आ जाता है, जो यौन के साथ ही उसके घर में रहता था। यौन का सेक्रेटरी उसका ड्राइवर भी है और वह तब से यौन के साथ उसके घर में रह रहा है, जब से यौन के मम्मी पापा ने उसे छोड़ दिया था। इस बीच जंग नाम की एक महिला यौन के लिए निमंत्रण पत्र लेकर आती है, क्योंकि उसके पास कई नर्तकियों के साथ एक बैले कंपनी थी। वे नर्तक शो में नृत्य करते थे और यौन पहले भी ऐसा करती थी, लेकिन अंधी होने के कारण वह अक्षर नहीं समझ पाती थी। इसलिए वह अपनी सचिव के साथ बाहर जाती है। सचिव को डॉक्टर का फोन आता है, इसीलिए यौन उससे फोन ले लेती है और खुद डॉक्टर से बात करना शुरू कर देती है। वह डॉक्टर से कहती है, मुझे कॉर्निया डोनर की जरूरत है, तो बताओ क्या बात है। यौन को पहले भी कॉर्निया डोनर मिल चुका था, लेकिन उस डोनर ने उसे मना कर दिया था। अब भी डॉक्टर उसे बताता है कि डोनर ने मना कर दिया है। निराश होकर यौन अपने कुत्ते के साथ चली जाती है। अगले दृश्य में एक लड़का इमारत की छत पर बैठा था। अचानक वह इमारत से उड़ने लगा, जिससे पता चला कि वह इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता है। इस फरिश्ते का काम जानवरों को भगवान के पास भेजना था। आज उसका यह काम करने का आखिरी दिन था, क्योंकि आज के बाद वह भगवान का खास फरिश्ता बनने वाला था। तभी उसने देखा कि कुछ लड़के यौन को परेशान कर रहे हैं। वह यौन की मदद करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले यौन ने उन लड़कों की पिटाई कर दी। यौन को अंधी हुए 3 साल हो चुके थे, इसलिए अब उसे बिना आंखों के इस दुनिया में रहने की आदत हो गई थी। लड़कों को सबक सिखाने के बाद यौन एक बेंच पर बैठ गई और रोने लगी। उसे बुरा लगता था जब लोग उसे अंधेपन की वजह से परेशान करते थे। फरिश्ता यौन के पास जाकर बेंच पर बैठ जाता है। यौन पूछती है, तुम कौन हो? मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। यौन की इस बात पर फरिश्ता हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक उसे कोई न तो देख सकता था और न ही सुन सकता था। फिर यौन अपनी छड़ी उसकी तरफ बढ़ाती है, जिससे उसके मुंह से आवाज निकलती है और यौन उसे सुन लेती है। यौन हंसते हुए कहती है, मैंने अभी कुछ लड़कों को पीटकर यहाँ से भगा दिया है, इसलिए तुम्हें मेरे करीब बैठने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। उसी वक्त वहाँ जंग आ जाता है और फरिश्ता अचानक भाग जाता है। यौन जंग से कहती है, उसे पकड़ो, लेकिन जंग को वहाँ कोई नजर नहीं आता। यौन ये जानने के लिए कि जंग सच कह रहा है या नहीं, जमीन पर हाथ फिराती है और उसे फरिश्ते का रुमाल मिल जाता है। वैसे यह तो कमाल की बात है कि फरिश्तों को भी रुमाल की जरूरत पड़ती है। खैर, दूसरी तरफ यौन का सेक्रेटरी यौन की आंटी से मिलता है, जो उसकी कंपनी चलाती है, क्योंकि कल यौन के माता पिता की पुण्यतिथि है और आंटी ने उसी दिन कंपनी की 20वीं वर्षगांठ मनाने का फैसला किया है। सेक्रेटरी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन आंटी उसकी बात नहीं सुनती। जाने से पहले सेक्रेटरी आंटी से कहता है, मैं उन लोगों को जानता हूँ जो चाहते हैं कि यौन की आंखें कभी ठीक न हो। असल में यौन की आंटी ही चाहती थी कि यौन की आंखें कभी ठीक न हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो यौन उससे कंपनी छीन सकती थी, जो आंटी नहीं चाहती थी। सेक्रेटरी की बात सुनकर आंटी डर जाती है और तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उसे अपनी जुबान बंद रखने की धमकी देती है। तभी फरिश्ता एक चर्च में जाता है, जहाँ भगवान का एक खास फरिश्ता हूँ था। फरिश्ता उसके पास जाता है तो हूँ उसे चेतावनी देता है, तुम्हें बार बार इंसानों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, वरना तुम गायब हो जाओगे। फरिश्ता कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तभी वह देखता है कि उसका रुमाल नहीं था, जिसे ढूंढने के लिए वह निकल पड़ता है, क्योंकि उस रुमाल के बिना वह भगवान का खास फरिश्ता नहीं बन सकता था। यौन घर जाकर रोने लगती है, क्योंकि उसे कॉर्निया डोनर नहीं मिल रहा था। उसका सेक्रेटरी उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यौन उससे भी बात नहीं करती। तभी वहाँ फरिश्ता आता है और यौन के हाथ में पकड़े रुमाल को खींचने लगता है, लेकिन वह उसे नहीं ले पाता। अगले दिन यौन अपने सेक्रेटरी के साथ कंपनी के कार्यक्रम में जाती है, जहाँ उसकी आंटी ने उसके लिए प्रेस को बुलाया था। फरिश्ता भी उसके पीछे चला गया था। यौन प्रेस से बात करने से पहले बैलेरिना डांस करती है और अपना रुमाल नीचे रख देती है, जिसे फरिश्ता उठा लेता है। यौन प्रेस के सामने अपने अंकल और आंटी के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। फिर जब वह वापस जाने लगती है तो उसकी आंटी उसके पास आकर उसे बातें सुनाने लगती है। सेक्रेटरी यौन को वहाँ से लेकर चला जाता है। फरिश्ता यौन और उसकी आंटी की बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि यौन की किसी से नहीं बनती। सेक्रेटरी यौन को लेकर घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन किसी ने उनकी कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पुल पर लटक जाती है। फरिश्ता
फरिश्ता भी यह सब देख लेता है और सोचने लगता है कि उसे यॉन और उसके सेक्रेटरी की मदद करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हु ने उसे इंसानों के मामलों में दखल देने से मना किया था। अगर फरिश्ता आज रात 12 बजे से पहले चर्च वापस नहीं गया तो वह भगवान का खास फरिश्ता नहीं बन सकेगा। फरिश्ता यॉन की कार को पुल से उठाकर सड़क पर रख देता है और फिर चर्च की ओर चला जाता है, लेकिन चर्च का दरवाजा बंद हो चुका था। वह यॉन को बचाने की वजह से देर से पहुंचा था। दूसरी तरफ जहां यॉन और सेक्रेटरी का एक्सीडेंट हुआ था, वहां से एक आदमी गुजरता है और उसे यॉन की कार दिखती है। वह तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है और कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है। फरिश्ते के पास हु आता है और उसे एक जगह लेकर जाता है। वहां जाकर फरिश्ता सोचने लगता है शायद यहाँ मैं धुएं की तरह गायब हो जाऊंगा। तभी हु के हाथ में भगवान का एक पत्र आता है जिसमें लिखा था, तुमने हमारे नियम को तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें मिटा दिया जाएगा। फरिश्ता अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब वह उन्हें खोलता है तो वह वापस चर्च में खड़ा होता है। वह हु से पूछता है, मैं यहाँ वापस क्यों आ गया हूँ? हु उसे बताता है, अब से तुम फरिश्ता नहीं रहे बल्कि एक आम इंसान बन चुके हो और तुम्हें यहाँ एक खास मिशन पूरा करना है। फरिश्ता हैरानी से पूछता है, कौन सा मिशन? हु कहता है, मैंने तुम्हारे लिए भगवान से 100 दिन लिए हैं ताकि तुम अपना मिशन पूरा कर सको। अगर तुम 100 दिनों में इसे पूरा कर लेते हो तो तुम फिर से भगवान के खास फरिश्ता बन जाओगे। फरिश्ता और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। तभी हु उसे बताता है, तुम्हें एक इंसान को सच्चे प्यार का मतलब समझाना है और उसे उसके सच्चे प्यार से मिलवाना होगा। फरिश्ता एक पेड़ के पास गया जहाँ से एक पत्ता गिरा और उसने उसे पकड़ लिया। उस पत्ते पर उस इंसान का पता लिखा था जिसे फरिश्ते को प्यार का मतलब समझाना था। यॉन को अस्पताल में होश आता है तो वह महसूस करती है कि उसे दिख रहा है। डॉक्टरों को उसके लिए कॉर्निया डोनर मिल गया था और उसका ट्रांसप्लांट कर दिया गया था, लेकिन जब यॉन को पता चलता है कि उसका सेक्रेटरी एक्सीडेंट में नहीं बच सका और उसी ने उसे अपनी कॉर्निया डोनेट की थी तो उसे बहुत दुख होता है। इसी समय फरिश्ता वहाँ पहुँचता है क्योंकि उसे पते पर जो पता मिला था वह किसी और का नहीं बल्कि यॉन का ही था। फरिश्ता यह देखकर परेशान हो जाता है कि उसे यॉन जैसी गुस्से वाली लड़की को प्यार का मतलब समझाना था, क्योंकि वह जानता था कि यॉन प्यार से नफरत करती थी। यॉन अस्पताल से घर आकर अपने सेक्रेटरी के साथ बिताए हुए समय की वीडियो देखने लगती है। सेक्रेटरी उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। यॉन उसे याद करके रोने लगती है। अगले दिन जंग यॉन के पास आती है और उसकी आंखों में ड्रॉप्स डालने लगती है, लेकिन यॉन वहाँ से उठकर चली जाती है। वह चलते चलते गिर जाती है तो जंग उसके पास आती है। यॉन उसे बताती है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर जंग तुरंत डॉक्टर को कॉल करके घर बुला लेती है। डॉक्टर बताती है, यह एक मानसिक आघात साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जिसमें इंसान किसी अपने की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए तुम्हें आराम की जरूरत है। यॉन की कंपनी में डांसर्स डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वह वही कांग था जिसने यॉन और उसके सेक्रेटरी को अस्पताल पहुँचाया था। कांग वहाँ आकर सभी का डांस रुकवा देता है और कहता है, मैं इस कंपनी का नया आर्टिस्ट डायरेक्टर हूँ और अब से मैं ही यहाँ सभी को डांस सिखाऊंगा। कांग आगे कहता है, आप लोग 3 साल से एक ही तरह का डांस परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए अब मैं आपको कुछ अलग सिखाऊंगा, लेकिन इस डांस को यॉन लीड करेंगी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि यॉन ने बैलेरिना डांस छोड़े हुए 3 साल हो चुके थे। कांग ने यॉन की आंटी और अंकल की बेटी की जगह यॉन को चुना था। जब आंटी और अंकल को यह बात पता चलती है तो वे इस बारे में कांग से बात करते हैं। कांग उन्हें जवाब देता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यॉन बहुत जल्द पहले की तरह फिर से डांस करने लगेगी। फरिश्ता यॉन के घर जाता है जहाँ कुछ लोगों के इंटरव्यू हो रहे थे। यॉन को अपना ख्याल रखने के लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत थी, लेकिन वह इंटरव्यू देने आए सभी लोगों को रिजेक्ट कर देती है। फरिश्ता भी इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाता है, लेकिन यॉन उसे भी रिजेक्ट कर देती है। फरिश्ता झूठ बोलते हुए कहता है, अगर मुझे यह नौकरी नहीं मिली तो मेरे डैड मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन यॉन पर उसके नाटक का कोई असर नहीं होता। फरिश्ता वहाँ से जाने लगता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे लगा था कि यह लड़की थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन यह तो दूसरों को कुछ भी नहीं समझती। फरिश्ता नहीं जानता था कि अब वह फरिश्ता नहीं रहा बल्कि एक आम इंसान बन चुका है। यॉन उसकी बातें सुन लेती है और उससे पूछती है, तुमने क्या कहा? फरिश्ता जवाब देता है, अगर तुमने सुन ही लिया है तो यह भी सुन लो कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना होगा। फरिश्ता वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बात सुनकर यॉन को गुस्सा आ जाता है और वह उठकर उसके पीछे जाने लगती है। यह देखकर जंग और खुद यॉन भी हैरान रह जाती है क्योंकि अभी तक वह चल नहीं पा रही थी। फरिश्ता बाहर जाता है तो जंग भी उसके पीछे चली जाती है और उससे कहती है, तुम्हें यॉन ने इस नौकरी के लिए चुन लिया है। जंग फरिश्ते को उसका कमरा दिखाती है और उसे सारा काम समझा देती है। अगली सुबह से फरिश्ते का काम शुरू हो जाता है। अब से उसे हर वक्त यॉन के साथ रहना था। यॉन के साथ काम करके फरिश्ता समझ जाता है कि यॉन के अंदर जरा सा भी प्यार नहीं है। यॉन के घर में काम करने वालों में से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। फरिश्ता सोचता है, मैं यॉन को जरूर बदल दूं। कांग की बात करें तो उसने अपने घर में यॉन और उसके परिवार के सदस्यों की तस्वीरें लगा रखी थी। यह देखकर हमें पता चलता है कि कांग किसी मकसद से यॉन की कंपनी में आया है। यह राज आगे जाकर खुलेगा। अगले दिन यॉन गार्डन में वॉक करने जाती है जहाँ उसे गिरे हुए पत्ते दिखते हैं। यॉन सभी नौकरों को बुलाकर उनकी बेइज्जती करने लगती है जो फरिश्ते को अच्छा नहीं लगा। वह सभी नौकरों को वहाँ से भेजकर यॉन से कहता है, मैं यह सब साफ कर दूंगा। यॉन
येओन के वहाँ से जाने के बाद फरिश्ता पत्ते साफ करने लगता है और यह काम करते करते उसे रात हो जाती है। रात में बारिश होने लगती है और अचानक फरिश्ते के पंख निकल आते हैं। यह देखकर फरिश्ता हैरान हो जाता है क्योंकि अब वह इंसान था, कोई फरिश्ता नहीं। वह सोचने लगता है अब मेरे पंख कैसे निकल सकते हैं। तभी उसे येओन की कॉल आती है, लेकिन वह उसकी कॉल नहीं उठाता। वह किसी तरह अपने कमरे में पहुंच जाता है ताकि येओन को उसकी असलियत का पता न चले। येओन उसके कमरे में जाने लगती है, लेकिन तभी उसे नीचे से कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। वह नीचे जाती है तो देखती है कि उसके घर की एक खिड़की टूटी हुई है। कांच देखकर उसे वह फ्लैशबैक याद आ जाता है जब उसकी आंखों में कांच लगने की वजह से वह अंधी हो गई थी। येओन ऊपर देखती है तो उसे एक झूमर हिलता हुआ नजर आता है। यह देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसी वक्त फरिश्ता वहां आकर अपने पंख उसके ऊपर फैला देता है और उसे बचा लेता है। येओन अपनी आंखें खोलती है और फरिश्ते के पंख देखकर चौंक जाती है। फरिश्ता येओन को उठाकर बिस्तर पर बैठा देता है। येओन उससे कहती है मैं तुम्हें बुला रही थी और तुम ये नकली पंख लगाने में व्यस्त थे। वह फरिश्ते को पकड़कर उसके पंख उतारने की कोशिश करती है, जिस पर फरिश्ता जोर से चिल्लाने लगता है। यह देखकर येओन उसे छोड़ देती है। फरिश्ते को येओन के घर में कांग नजर आता है तो वह उससे लड़ने लगता है। उसने येओन को आवाज दी तो येओन वहां आकर कांग से पूछती है तुम कौन हो। कांग जवाब देता है मैं कंपनी का नया कलाकार निदेशक हूँ। येओन पूछती है तुम अंदर कैसे आए। कांग कहता है मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। मैं वापस जाने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने अंदर से खिड़की टूटने की आवाज सुनी, इसलिए अंदर आ गया। येओन उसे डांट कर कहती है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन कांग वहाँ से नहीं जाता तो फरिश्ता कहता है तुम्हें समझ नहीं आया, येओन ने तुम्हें जाने के लिए कहा है। लेकिन कांग उसकी बात अनदेखा करके कहता है घर में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं था, इसका मतलब है कि यह खिड़की तुमने ही तोड़ी है। येओन कुछ जवाब नहीं देती तो कांग को वहाँ से जाना ही पड़ता है। येओन अपने कमरे में जाकर सोचती है जब फरिश्ते ने मुझे बचाया था तब उसके पैर में कांच लग गया था, उसे दर्द हो रहा होगा। उधर फरिश्ता अपने कमरे में जाकर अपने पैर से कांच निकालता है, लेकिन उसका घाव तुरंत ठीक हो जाता है क्योंकि उसमें अब भी फरिश्तों की कुछ शक्तियां बाकी थी। फरिश्ता सोचता है येओन खिड़की टूटने से बहुत डर गई थी, इसलिए वह उसके लिए काफी बनाकर उसके पास जाता है। येओन काफी लेकर उसे एक दवा देती है ताकि वह उसे अपने पैर पर लगा ले। हालांकि फरिश्ते का घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था, फिर भी वह दवा अपने पैर पर लगा लेता है। अगले दिन येओन सुरक्षा कैमरों की जांच करवाने के लिए सुरक्षा कंपनी से एक आदमी को बुलाती है। यह सुनकर फरिश्ता परेशान हो जाता है क्योंकि अगर येओन ने सुरक्षा कैमरे जांचे तो उसे उसकी असलियत का पता चल जाएगा कि वह इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता है। जब कैमरों की जांच की जाती है तो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होता है, लेकिन जहां फरिश्ते के पंख निकलने लगते हैं वहां से कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। असल में सुरक्षा कंपनी से आने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि हु था, जिसने अपनी शक्ति से फरिश्ते के पंख निकलने वाली फुटेज गायब कर दी थी। हु वहां से जाने लगता है तो फरिश्ता उससे पूछता है कल मेरे पंख क्यों निकल आए थे, जिस पर हु बताता है जब तुमने येओन को बचाया था उस वक्त बारिश हो रही थी और जब भी बारिश होगी तब तुम्हारे पंख निकलेंगे। हु के जाने के बाद कांग वहाँ एक पुलिस अधिकारी को लेकर आता है ताकि पता लगाया जा सके कि येओन के घर में खिड़की किसने तोड़ी थी। येओन को गुस्सा आता है क्योंकि कांग ने उससे पूछे बिना उसके घर में पुलिस अधिकारी को बुला लिया था, इसलिए वह उसे सीधे मुंह बात नहीं करती। येओन को कहीं जाना था जिसके लिए वह फरिश्ते से कार चलाने के लिए कहती है, लेकिन फरिश्ते को कार चलाना नहीं आता था, इसलिए कांग येओन को उस जगह छोड़ देता है जहाँ उसे जाना था। येओन एक जगह जाती है जहाँ उसके माता पिता की अस्थियां रखी हुई थी। येओन अपने माता पिता को बहुत याद करती थी। वह उनसे बात करते हुए कहती है पहले आप लोग मुझे छोड़कर चले गए और अब सचिव भी छोड़कर चला गया, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे साथ कोई भी नहीं रहता। फरिश्ता येओन की सारी बातें सुन लेता है, इसलिए उसे येओन के लिए बुरा लगता है। फिर दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं तो फरिश्ता उससे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। वह कहता है शायद तुम्हें भी प्यार करना आता है। येओन पूछती है तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर फरिश्ता कहता है जब हम किसी के साथ रहते हैं तो उसका ख्याल रखते हैं और हर वक्त हमें उसी की चिंता रहती है। येओन उसे चुप करवा देती है, लेकिन फरिश्ता कहता है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। तभी बारिश होने लगती है तो फरिश्ता येओन के लिए छाता लेने जाता है। फरिश्ता छाता लेकर वापस आता है तो उसे याद आता है कि अगर वह बारिश में भीग गया तो उसके पंख निकल आएंगे। यह सोचकर फरिश्ता उलझन में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ कांग छाता लेकर येओन के पास पहुँच जाता है। येओन कहती है मैं फरिश्ते के बिना यहाँ से नहीं जाऊँ। तो कांग अपनी कार से एक प्रोजेक्टर निकालता है और उस पर येओन को उसकी पुरानी परफॉर्मेंस दिखाने लगता है। वह येओन से कहता है तुम बहुत अच्छी डांसर थी, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम दोबारा प्रैक्टिस करके अच्छी डांसर बन सकती। इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जिस पर येओन उसे मना करती। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है तो फरिश्ता भी वहाँ आ जाता है और वे तीनों वापस जाने लगते हैं। कार चलाते समय अचानक कार के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। फरिश्ता बड़ी मुश्किल से कार को संभालता है। यह देखकर येओन को फ्लैशबैक याद आता है जब उसका सेक्रेटरी के साथ एक्सीडेंट हुआ था और किसी ने उसकी जान बचाई थी। येओन इस बारे में कांग को बताती है तो वह येओन को सच बता देता है कि वही था जिसने उसकी जान बचाई थी।
येओन उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। फिर येओन और कांग बातें करने लगते हैं। यह देखकर फरिश्ता सोचता है मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कांग येओन के करीब आ सके और मेरा मिशन पूरा हो सके। कांग येओन और फरिश्ते को घर छोड़कर जाने लगता है तो वह येओन से कहता है मैं तुम्हारे सेक्रेटरी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए हम बार बार मिलेंगे। अगले दिन फरिश्ता येओन के साथ अपने कुत्ते को लेकर क्लिनिक जाता है क्योंकि फरिश्ते ने उसे केक खिला दिया था जिससे उसे एलर्जी हो गई थी। वे दोनों वापस आते हैं तो उन्हें घर में येओन के अंकल, आंटी और कजिन नजर आते हैं। वे लोग येओन के ठीक होने की खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते थे लेकिन येओन उन्हें अपने घर से वापस भेज देती है। उनके जाने के बाद फरिश्ता उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे लोग तुम्हारी खुशी मनाना चाहते थे। येओन उससे कहती है मुझे भाषण मत दो, मुझे क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। फरिश्ता कहता है तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो दूसरों के सामने इस तरह बर्ताव करती हो। यह सुनकर येओन पास पड़ा खाना उठाकर उस पर फेंक देती है। फरिश्ता भी उस पर खाना फेंक देता है जिस पर येओन कहती है मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालती हूँ। तो फरिश्ता कहता है तुम मुझे क्या निकालोगी, मैं खुद ही यह नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। फरिश्ता बाहर जाता है तो उसे जंग की कॉल आती है जो उसे बार में मिलने के लिए बुलाती है। जंग उससे कहती है अगर तुम एक बार येओन से माफी मांग लो तो वह तुम्हें वापस नौकरी पर रख लेगी। जिस पर फरिश्ता कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। जंग कहती है येओन तुम्हारे साथ कंफर्टेबल महसूस करती है इसलिए तुम्हें यह करना ही होगा ताकि वह फिर से ठीक हो सके और बिना स्टिक के चल सके। लेकिन फरिश्ता येओन से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता। येओन अपने लिए कॉफी बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है और उसे फरिश्ता याद आने लगता है। वह अपना फोन उठाकर फरिश्ते को कॉल करने लगती है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। तभी उसे बाहर से फरिश्ते की आवाज सुनाई देती है तो वह बाहर जाती है जहाँ फरिश्ता खड़ा होता है और उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है। वह नशे में येओन के पास आता है और उसकी नजर येओन के हाथ पर पड़े कट पर पड़ती है जो झगड़ते समय उसे लग गया था। फरिश्ता उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगता है और उसके कट पर अपना रुमाल बांधकर कहता है मैं तुम्हारे साथ न भी रहूं लेकिन यह रुमाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर वह येओन से कहता है तुम्हें फिर से डांस करना चाहिए। फरिश्ता येओन का हाथ पकड़कर वहीं डांस करने लगता है। नशे में डांस करते हुए फरिश्ता येओन के करीब आता है और उससे कहता है तुम डांस करते हुए बहुत सुंदर लगती हो। यह कहकर वह येओन के कंधे पर सिर रखकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब एंजेल की आंख खुलती है तो वह खुद को गार्डन में पाता है। उसे याद आता है कि उसने रात में येओन से क्या क्या कहा था। अभी वह यही सब सोच ही रहा था कि वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस एंजेल को गिरफ्तार करना चाहती थी क्योंकि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि उसने येओन के घर की खिड़की तोड़ी है। तभी वहाँ येओन भी आ जाती है जिसे देखकर एंजेल कहता है मैंने तुम्हारे घर की खिड़की नहीं तोड़ी तो फिर मुझे क्यों गिरफ्तार करवाया जा रहा है। येओन उससे कहती है अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो तो यह नहीं होगा। एंजेल कहता है मैंने तुम्हारे साथ ईमानदारी से काम किया है। येओन कहती है हम तुम्हारे इंटरव्यू से पहले भी मिल चुके हैं इसलिए मुझे सब कुछ सच सच बता दो। असल में कल रात जब येओन एंजेल को गार्डन में छोड़कर जाने लगती है तो उसे एंजेल कुछ बोलता है। येओन सुनती है तो उसे पता चलता है कि एंजेल कहता है मैं येओन से यह करवा कर ही रहूंगा तभी मेरा मिशन पूरा होगा। येओन को एंजेल का रुमाल देखकर भी ऐसा महसूस होता है जैसे उसने इसे पहले भी कभी महसूस किया हो। क्या येओन एंजेल को पहचान लेगी और उसे नौकरी से निकाल देगी या फिर उसे अपने साथ रहने देगी और एंजेल अपना मिशन पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए देखिए इस सीजन का अगला भाग।